शांति से सुनना। हम लोग साहित्य को देख रहे थे और साहित्य में आप लोगों ने पढ़ा था कि साहित्य क्या है, वांग्मय। वांग्मय का वांग्मय के अंतर्गत आता है। साहित्य के अंतर्गत आपने 3 चीज़ों को देखा था, पद्य देखा था, गद्य देखा था और चंपू काव्य न, गद्य पद्य और चंपू काव्य। चंपू काव्य में हाल फिलहाल की लिखी गई रचना केवल एक है, यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की। यशोधरा रचना मैथिली शरण गुप्त की है, चंपू काव्य है। इसी में आपको एक चीज़ बताए थे, पद्य किसे कहते हैं। तो ग्रामर के माने जिसमें क्या हो, यति हो, विराम हो, न तुक हो, लय। लय सबसे आवश्यक है। लय ही ये बताता है कि वो क्या है, पद्य है न। लय क्या है, ग्रामर के नियमों का उल्लंघन क्या कहलाता है, लय कहलाता है। ये सब आपको बताए थे। इसमें और भी बता दिए थे कि पद्य किसे कहते हैं और क्या पद्य कहने का तरीका है, पद्य कब कहोगे। अगर हम ग्रामर के नियमों को भंग कर दें तो वो अपने आप बन जाता है पद्य। अब देखो, गद्य पढ़ना चालू किए थे। पद्य के विषय बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में 1 घंटे की क्लास लिए हैं। उसको देखना, ऐसे नहीं कि बस हवाबाजी करो, पद्य पता न हो ना। पद्य क्या है बहुत बेहतर तरीके से आपको बता दिए हैं। ये नहीं कि आप पढ़ रहे हो पद्य तो पूरा पढ़ डाले, हाई स्कूल में 11 पढ़ लिए, फिर जाके जब कंपटीशन तैयारी करो तो पता चला आपको ये पता न हो कि पद्य क्या है, फिर कुछ नहीं मतलब निकला पढ़ने का। दूसरा आपको बताना चालू किए थे साहित्य के अंग में ही गद्य। पहले लिख लो गद्य किसे कहते हैं। देखो, हाँ गद्य, हाँ देखिए, गद्य वह साहित्य है जो, गद्य वह साहित्य है, साहित्य है जिसमें व्याकरण के नियमों का, जिसमें व्याकरण के नियमों का पालन किया जाता है, नियमों का पालन किया जाता है, पालन किया जाता है, अर्थात इसमें लय नहीं होता, अर्थात इसमें लय नहीं होता, लय नहीं होता, लय नहीं होता, ठीक। अर्थात इसमें लय नहीं होता माने व्याकरण के नियम कानून का पालन करके जो कुछ हम लिखते हैं सब गद्य कहलाता है। अब व्याकरण के नियम कानून क्या हैं, जैसे टेबल पर, इसी टेबल पर मान लो टेबल है, इस टेबल पे क्या है, एक किताब है, टेबल पर एक किताब है, आप ऐसे बोलते हो पूरा एकदम नियम कानून से। इसी नियम को अगर हम भंग कर दें, देखो टेबल पर एक किताब है, टेबल पर, या छोड़ो, जैसे आज कितना तारीख है, आज 11 जनवरी है, हाँ। अब आज 11 जनवरी है, ग्रामर के नियम को आपने एकदम प्रॉपर तरीके से लिख करके बताया। लेकिन अगर इसी को हम भंग कर दें, है 11 जनवरी आज न, क्लास में बच्चे हैं तो जो भी है थोड़ा सा इसको उलट फेर करके बनाओगे। जैसे आपको ये भी बता दिए, जैसे मान लो मोदी जी ने भ्रमण किया है अफ्रीका, चाइना और रसिया का। अब इसी को आप लय ला दो, मोदी ने भ्रमण किया अफ्रीका, चाइना, रसिया, ये हो गया क्या, पद्य न। तो पद्य और गद्य में अंतर यही है कि उसमें लय आ जाता है और गद्य में कोई लय की बाध्यता नहीं है। गद्य के कई प्रकार हैं, गद्य को हम कई खंडों में बांट के पढ़ेंगे। अब गद्य का खंड देखो क्या क्या है, यहाँ हम लिख रहे हैं, देखो दिख रहा है यहाँ तक, गद्य नीचे दिखेगा ना, गद्य के खंड। तो गद्य के जो खंड हैं, कथात्मक गद्य, कथात्मक, हाँ कथात्मक गद्य। दूसरा होता है दृश्यात्मक गद्य, हाँ दृश्यात्मक गद्य। तीसरा विचार प्रधान गद्य न, और अन्य विधाएं, विचार प्रधान
विचार प्रधान गद्य। और अगला आता है अन्य विधाएं। अन्य विधाएं, विधाएं देखो ये विधाएं हैं, विद्या नहीं, विधाएं ना। विधाएं और विद्या में अंतर है, समझ लेना। अन्य विधाएं तो कथात्मक गद्य क्या है, जिसमें कथा साहित्य हो उसे हम कथात्मक गद्य कहेंगे। इस कथात्मक गद्य के अंतर्गत दो चीज़ें आएंगी। पहले समझो, उतारने का मौका देंगे, अभी उतार लेना, एक दिन में उखाड़ नहीं हो पाएगा, अभी आप उतार लेना, टाइम मिलेगा ना। अब आप समझ लो, पढ़ रहे हो तो आप समझो, उसको तो उतार लोगे, अभी उतार के क्या, टाइम बहुत देंगे, उतार लेना। अब उतारने से दिमाग लगाओगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। कथात्मक गद्य क्या होता है, इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक कहानी आती है और दूसरा उपन्यास। एक कहानी और एक क्या, उपन्यास। तो कहानी और उपन्यास, कहानी और उपन्यास। उपन्यास देखो, कहानी और उपन्यास को वैसे अभी के लिए आप, ये कल का टॉपिक है, कहानी उपन्यास कल हम अच्छे से डिटेल करेंगे। अभी के लिए आप इतना जान लो, कहानी आमतौर पर छोटी होती है और उपन्यास उससे बड़ा। एक उपन्यासकार ने या एक राइटर ने कहा, साहित्यकार ने, कि उपन्यास और कहानी का ये परिभाषा देना बड़ा गलत बात है। मेढक को बैल कहना और बैल को मेढक कहना ये बड़ी गलत बात है। क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रकृति है दोनों भिन्न है। बैल दूसरा काम करता है, वो दूसरा। चौपाया होने की वजह से, यानी चार पैर होने की वजह से दोनों का तुलना करना गड़बड़ बात है। अब अगर हम बैल को चाहें तो कह दें बड़ा मेढक और मेढक को देख कह दें हम छोटा बैल, तो गड़बड़ है ना। इस तरीके की एक साहित्यकार ने आलोचना की, इसकी आलोचना भी हम लोग देखेंगे, आलोचना क्या होता है। तो इस आलोचना को कहा कि ये तरीका सही नहीं है। तो इस पे हम लोग आएंगे धीरे धीरे करके, तो समझ में आएगा क्या है कहानी, क्या है उपन्यास। ठीक, आपसे पूछा जाएगा, देखो आपके यहाँ इस कहानी में सबसे पहला पूछा जाएगा पहली कहानी ना। पहली कहानी कौन सी है, इंदुमती। इसके राइटर हैं किशोरीलाल गोस्वामी। तो पहली कहानी है इंदुमती। इंदुमती पूछेगा सबसे प्रथम कहानी कौन सी है, इंदुमती। राइटर किशोरीलाल गोस्वामी। राइटर का क्या नाम है, किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी, किशोरीलाल गोस्वामी, किशोरीलाल गोस्वामी। अभी हम छोटा छोटा लिख ले रहे हैं जो ज़रूरत अभी के लिए है, कहानी बहुत पढ़ेंगे हम लोग। किशोरीलाल गोस्वामी, गोस्वामी, किशोरीलाल गोस्वामी, ये पहली कहानी है। ठीक, इसके बाद आएगा भारतेंदु। भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं, भारतेंदु। ठीक, अब देखो, अब एक और भी आप जानते होंगे, सबसे अच्छे कहानीकार का क्या नाम है, प्रेमचंद। प्रेमचंद को भी जानते होंगे, तो प्रेमचंद को ही लिख लेना। प्रेमचंद की है बूढ़ी काकी, ईदगाह न, पूस की रात। बूढ़ी काकी, ईदगाह, पूस की रात, पंच परमेश्वर, ये लिख लेना, बाद में हम लोग देखेंगे। अभी डायरेक्ट यहाँ बताने लगेंगे ना, फिर हम लोग मूव कर जाएंगे इस कहानी से दूसरी जगह। कहानी जब लिखाएंगे इसको अलग से कि कहानी, कहानी कहते किसे हैं। वास्तव में भी तुम देख लिए कि एक छोटा एक बड़ा, आप लोग सुने भी होंगे, दादाजी आपको छोटे होंगे तो सुना रहे होंगे, दादा दादी कहानी सुनाए होंगे, और बाद में जब जाने लगे होंगे तो पकड़ लिए, रुक रुक रुक, कहाँ जा रहे हो, बताओ इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली। आप पहले ही भागने के मूड में रहते हो, अंतिम कहानी ख़त्म होने वाली रहती है तो उसके पहले ही पलायन की स्थिति बन जाती है कि नहीं। कहानी ख़त्म होने वाला है, पहले ही आप करोगे क्या वहाँ से, दादाजी पूछने वाले हैं, इससे पहले ही निकल लो ना। और ये भी बताए होंगे, एक राजा था, उसकी 3 रानियाँ थीं ना। और उसके बाद फिर नहीं कहेंगे, एक राजा था, उसकी कितनी रानियाँ थी, 3। अब फिर क्या हुआ, एक राजा था, उसकी 3 रानी थी, ये बोला किसने, आपके घर वालों ने। और फिर कहिए मेरा राजा बेटा है, तो आपके दिमाग में आया एक राजा 3 रानी, मैं राजा बेटा, यानी ए बराबर बी बराबर, यानी मेरी भी कितनी रानी होनी चाहिए, 3। समझ गए। ये आप देखेंगे, ए बराबर बी बराबर सी, आप अपना नियम कानून लगा लीजिए, और फिर वही कहानी चलता रहता है। देखा होगा आपने, ये करते हैं, कहते नहीं मेरा राजा बेटा,
और पहले ही आपको कहानी सुनाए हैं कि एक राजा था, उसकी 3 रानी। तो आपने अपना तुक भिड़ा दिया ना, A बराबर B यानी B बराबर C, 3 रानियाँ तो करना ही है, भले सो जाए कुछ। तो ये पूस की रात, ईदगाह, पंच परमेश्वर, पूस की रात ना, ये सब किसकी कहानी है? बूढ़ी काकी, हाँ ना, बूढ़ी काकी, ईदगाह, ये सब आपको प्रेमचंद की ना, प्रेमचंद की। कौन कौन कहानी? प्रेमचंद की, ये सब कहानियाँ हैं। तो दूसरा आ जाएगा प्रेमचंद की, प्रेमचंद। और ये प्रेमचंद वाला जो है चंद है, प्रेमचंद्र नहीं, प्रेमचंद, प्रेमचंद, चंद्र नहीं करना है, चंद, प्रेमचंद। प्रेमचंद जी जो है ना, इनकी कहानी लगी हुई है आईएएस के प्री में और मेंस में। ये इनकी, जब आप कभी आईएएस का एग्ज़ाम देंगे तो एक ये है और दूसरा है, ये प्रेमचंद के अलावा भी एक और है जिसका नाम है एक दुनिया समानांतर। एक दुनिया समानांतर, एक दुनिया समानांतर जब आप देखोगे ना, जिस दिन आप एक दुनिया समानांतर पढ़ लोगे, उसमें एक है यही सच है, राजेंद्र यादव उसके लेखक हैं, संपादक हैं राजेंद्र यादव ना, राजेंद्र यादव संपादक हैं एक दुनिया समानांतर के। जिस दिन आप एक दुनिया समानांतर पढ़ोगे, ये दूसरी किताब है आईएएस के सीसेट माने मेंस में पूछने वाला। पहली किताब प्रेमचंद, दूसरी किताब पढ़नी है क्या? एक दुनिया समानांतर, जिसके संपादक हैं राजेंद्र यादव। उस कहानी में एक है यही सच है। जिस दिन आप उसको पढ़ लोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा जो हम सोच रहे हैं वही सब सोच रहे थे, जो हमारे मन में आता है वही सबके मन में आता है। ऐसी बात नहीं है कि हम अलग हैं। उस दिन आपके मन में जो भी अवधारणाएं हैं, जो भी विचारधारा आप सोच रहे हो कि हम ही सोच रहे हैं, ऐसा नहीं, आपको सब पता जाए, ऐसा लग जाएगा कि जो जैसा हम सोचते हैं वही हमारे माने जितने भी लोग हैं वो सबके मन में आता है। वो एकदम ख्वाब उतना ही सब सोचते हैं। ऐसी बात, जो आप जितना भी आप सोच करके आज दुखी हो रहे थे, अरे यार हम इतने गलत आदमी हैं, हम ही सोचते हैं ऐसा नहीं है, वो ऐसा सब सोचते हैं। जब यही सच है आप पढ़ोगे तब पता चल जाएगा खूब अच्छे से। एक बार कौन बनेगा करोड़पति में एक महिला आई, इसी वाले पे, यही सच पे देखो कितना उदाहरण अच्छा है। एक महिला आई, उस महिला ने कहा कि आज मैं आपको देख ली, खूब खुश है, बौरा गई है देख के अमिताभ बच्चन को। कह रही आप हमेशा हमारे सपने में आते थे। तो अमिताभ बच्चन ने भी मजाक किया, मूड में कह दिया कि आपके पति आपके सपने में नहीं आते। तो कह रही है कि आप यहाँ किसी से पूछ लीजिए, किसी के सपने में पति नहीं आता। एकदम सत्य, उसका पति वहीं बैठा था। एकदम सही बात बोल दी। वास्तविकता यही है कि सपना वही आता है जो आपके कल्पना में हो। आपको जो वास्तव में मिल गया है ना, वो सपने कभी नहीं आएंगे। वास्तविकता यही, जो आपको मिल जाएगा वो कभी सपने में नहीं आएगा। सपना मतलब कल्पना, जो आपके कल्पना में है वही आपको माने जो आपके पास नहीं है, कल्पना में है, वही आएगा आपको सपना। ठीक, ये है अभी के लिए इतना जान लो। तीसरा लिख लेना, एक दुनिया समानांतर। ये अगर किताब पढ़ना हो ना तो इतनी मोटी किताब है, आप मंगा लेना किसी से। राजेंद्र यादव इसके क्या हैं, संपादक हैं। और उसी में एक कहानी है, यही सच है। जब यही सच है पढ़ लोगे ना, तो आपके दिमाग में जितनी अवधारणाएं गलत सही बनी हैं सब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक, ये 3 अभी बहुत हम लोग पढ़ेंगे, कई कहानियाँ पढ़ेंगे। तो इनकी प्रेमचंद की तो 1-2 लिख लो। जैसे अभी ईदगाह बता दिए ना, पंच परमेश्वर बता दिए, बूढ़ी काकी बता दिए, पूस की रात बता दिए। ये सब किसकी कहानी है? देखो अभी मत सोचना, अभी आ जाएगा ना प्रेमचंद का गोदान गबन पढ़ोगे ना, उपन्यास है, तो इसमें कन्फ्यूजन भी होता है। इसीलिए हम कह रहे हैं अलग से पढ़ाएंगे। गोदान और गबन आ गया और दे देगा ये कहानी है कि उपन्यास, कन्फ्यूज हो जाओगे ना। तो बहुत अच्छे से हम पढ़ा देंगे, याद हो जाएगा। इसका टेंशन मत लो, ये हमारा टेंशन है कि आपको कैसे याद कराना है। ठीक, अभी हम केवल ये देख रहे हैं कि क्या तरीके से क्या क्या करना है। उपन्यास, अब जो उपन्यास है आपको बता दिए, उपन्यास थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा होता है। उपन्यास थोड़ा सा बड़ा। उपन्यास में आपको कुछ लिखाए हैं। परीक्षा गुरु सबसे पहला उपन्यास है, लाला श्रीनिवास दास पूछता है। परीक्षा गुरु पहला उपन्यास है जिसको लिखने का श्रेय गया है लाला श्रीनिवास दास को। लाला श्रीनिवास दास,
लाला श्रीनिवास दास, ठीक। और हाँ, महाभोज है मन्नू भंडारी का, महाभोज ये भी उपन्यास है और किसका है? मन्नू भंडारी का, मन्नू भंडारी। देखो नीचे दिखेगा मन्नू भंडारी, और नीचे नहीं दिखेगा। अगला लिख लो तीसरा, मैला आंचल, बहुत इम्पोर्टेंट। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु ना, मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैला आंचल, मैला आंचल खूब पूछता है। मैला आंचल, मैला आंचल किसका उपन्यास है? फणीश्वर नाथ रेणु का, फणीश्वर, हाँ फणीश्वर नाथ रेणु। ये पूछा प्रश्न है कई बार ना, फणीश्वर नाथ रेणु। ये पूछता क्या है, इसकी भाषा कैसी? आंचलिक भाषा है, आंचलिक। बिहार के लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं इसको। इसकी भाषा कैसी है? आंचलिक। तो मैला आंचल हो गया। तो उपन्यास आप परीक्षा गुरु सबसे पहला उपन्यास है। महाभोज मन्नू भंडारी का उपन्यास है। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का है। और एक आक बोले हैं ना, ये है। अब देखो अगला, अब हम लोग को इतना उतार लो तो हम दृश्य प्रधान में लिखना चालू करें। इतना उतारो, अब उतार लो आप आराम से। देखो अब हम इधर वाला बता रहे हैं, दृश्य प्रधान वाला ना। ये मैला आंचल हटा दे रहे हैं फणीश्वर नाथ रेणु का। अब दृश्य प्रधान क्या? दृश्य का मतलब जिसे हम देखते हैं, सीधा सीधा बात है, इसको हटा दे रहे हैं। दृश्य प्रधान माने जिसको हम देखते हैं, यानी जो रंगमंच पर अभिनय किया जा सके। और रंगमंच पर अभिनय वाला आज तक आपने क्या देखा होगा? नाटक। आप लोग करते भी होंगे, नाटक आपने किया भी होगा ना, नाटक में भाग भी लिया होगा कभी स्कूल में 26 जनवरी 15 अगस्त पे। तो जो रंगमंच पर अभिनय किया जाता है उसी को हम कहते हैं नाटक। अभी के लिए आप इतना जानो, जो रंगमंच पे क्या किया जाए? अभिनय किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? नाटक कहते हैं। यही तो करते हो आप लोग। कभी 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, कभी बाल हत्या पे, बाल विवाह पे कुछ न कुछ नाटक कभी आपने किया। आपने घर पर भी नाटक किया होगा ना। कभी फ़ोन पे बात कर रहे होंगे, मम्मी पापा आ गए, क्या बात है? कुछ नहीं, ऐसे वैसे ही पापा, बस ना। नहीं कुछ नहीं ऐसे ही बता। कौन था? बताओ कौन था? कुछ नहीं, ऐसा ही बोल रहे थे ना, समझ गए? तो अब वो तो जान रहे, मम्मी पापा समझ गए। तो नाटक आपने घर पे भी किया है। तो ये नाटक पूछेगा आपसे, पहला नाटक कौन है? तो नहुस है, नहुस पहला नाटक। पहला नाटक है नहुस। जो हम पहली बार यहाँ लिख रहे हैं ना, नहुस, नहुस, सॉरी नहुस, नहुस, नहुस पहला नाटक है। ये पूछता है, तीनों हम देखो पहला ही लिखे हैं, नहुस। तो पहला नाटक कौन होता है? नहुस होता है। बोलो, पहला नाटक है नहुस। लिखने वाले राइटर का क्या नाम है? हाँ, आनंद रघुनंदन। ठीक। और गोपाल चंद, हाँ गोपाल चंद गिरधर, पूरा लिख लेना, गोपाल चंद्र गिरधर। ये है इसके नहुस के। तो पहला आपसे कहानी पूछेगा, इंदुमती, पहला उपन्यास परीक्षा गुरु, पहला नाटक नहुस। पहला नाटक क्या है? नहुस। एक स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त आपको देखने में बहुत इंपॉर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद का खूब पूछता है। स्कंदगुप्त, स्कंद, हाँ स्कंदगुप्त ना, अरे बहुत है, स्कंदगुप्त है, अजातशत्रु है, चंद्रगुप्त है। ये हम लोग अलग से पढ़ेंगे, आप घबराओ मत। आप अभी सोचो कि यहाँ पढ़ा दें तो गड़बड़ है। अभी तो हम केवल आपको ये बता रहे हैं कि गद्य को हम कितने कैटेगरी में बांट सकते हैं। कितने कैटेगरी में? 4। कथात्मक गद्य, दृश्यात्मक गद्य, विचार प्रधान गद्य, अन्य विधाएं ना। ये कथात्मक, दृश्यात्मक, विचार प्रधान, अन्य विधाएं। तो इसमें कहानी और उपन्यास आ जाएगा कथात्मक में ना। नाटक में, दृश्यात्मक में जिसे हम देखते हैं, जो रंगमंच पर खेला जा सकता है, उसे हम नाटक कहते हैं। अभी के लिए नाटक नहुस पहला है
और उसके बाद स्कंदगुप्त इसके जयशंकर प्रसाद हैं, ये भी क्या है नाटक। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, शंकर प्रसाद। और यहाँ प्रेमचंद का अगर उपन्यास देखोगे ना तो कई उपन्यास हैं, गोदान है, गबन है, सेवाश्रम है ना, और एक और होगा कर्मभूमि है, रंगभूमि है ना, ये सब किसकी है, प्रेमचंद की। किसकी, प्रेमचंद। तो अभी यहाँ ये उपन्यास बोल रहे थे, अब यही बोल देंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए हम बार बार यहाँ कह रहे हैं, मना कर रहे हैं। एक साथ अभी अब पढ़ा देंगे ना सब कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। हम करेंगे क्या, हम पहले टारगेट करेंगे कहानी, और जिस की कहानी इम्पोर्टेंट है और जो कहानियाँ इम्पोर्टेंट है, एक राइटर को पकड़ेंगे, उस राइटर की सारी कहानी, थोड़ा थोड़ा कहानी बता देंगे और उस कहानी के विषय में थोड़ा बता देंगे, तो आपको याद भी हो जाएगी कहानी भी और उसका राइटर भी याद हो जाएगा। जब कहानी पढ़ ही लोगे, थोड़ा बहुत उसके विषय में जान जाओगे, तो अपने आप पता चल जाएगा कि कहानी ये है और इनकी कहानी है, थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। स्कंदगुप्त क्या है, नाटक है, स्कंदगुप्त नाटक है। एक और आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आषाढ़ का एक दिन, ये मोहन राकेश का पहला कहानी है और बहुत ही खतरनाक है। मोहन राकेश, ये क्या है, मोहन राकेश बार बार पूछता है अब ये क्यों पूछता है पहले ये समझ लो। मोहन राकेश ने कहा कि जो हमने, ये देखो ये किसके विषय में है ना, कालिदास के विषय में है, कालिदास। लेकिन मोहन राकेश ने अपने इसी में कहा है कि मैं जो कालिदास को लिया हूँ, ये कालिदास और वास्तविक कालिदास भिन्न है, ठीक। लेकिन वास्तव में नागार्जुन ने कहा कि ये सत्य नहीं है, जो कालिदास को दर्शाया गया वास्तव में वही कालिदास हैं जो आप जानते हो, जो कालिदास को आप जानते हो। क्यों, जो मेघदूत लिखे हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखे हैं ना, अब बहुत सारी रचनाएं इन्होंने किया है, कुमार संभव, वर्षा वैभवम, ये सब कालिदास की रचनाएं हैं। तो कालिदास बहुत बेहतरीन राइटर होंगे और बहुत इनका नाम भी है कालिदास की। तो कालिदास के विषय में ये लिखते हैं, कालिदास का जम्मू कश्मीर में इनकी गुप्त वंश के कन्या से शादी होगा और जम्मू कश्मीर इनको दहेज में मिलेगा। इसकी एक है ना आषाढ़ का एक दिन में, इसी का नागार्जुन क्या करेंगे, आषाढ़ हस्से प्रथम दिवसे करके एक नाटक लिखेंगे नागार्जुन, इसी का फोटो कापी, और उसमें ये कहेंगे कि मैंने इस कहानी में, बहुत बेहतरीन कहानी है, उसमें ये लिखेंगे कि अमल धवल गिर के शिखरों पर प्रियवर कब तक सोए थे, कालिदास सच सच बतलाना, रोया यक्ष की तुम रोए थे। यक्ष और यक्षिणी आपने सुना होगा ना, कभी कालिदास को पढ़ा होगा। तो यक्ष और ये कहते हैं, नागार्जुन कहते हैं कि बिना विरह माने समझ रहे हो ना, नायक नायिका जब एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहे हों तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है विरह। अगर कोई विरह को झेला न हो तो इतना डीप कैसे लिख सकता है। इसी पर टिप्पणी किया जाता है कि कालिदास ने बिना विरह झेले इतना भयानक लिखा कैसे। और इसकी नायिका है मल्लिका, और मल्लिका ना बहुत अच्छे से पढ़ोगे, बहुत बेहतरीन है ये, मल्लिका इसकी नायिका है। कालिदास को आप गाली दोगे और मल्लिका को सोचोगे कि क्या काश उस जमाने में मैं रहा होता तो इससे ज़रूर शादी कर लेता ना, आपके मन में आएगा ये मल्लिका वाले। तो आषाढ़ का एक दिन किसने लिखा है, मोहन राकेश। ये क्या है, नाटक है। मोहन राकेश का क्या है, नाटक, ठीक। स्कंदगुप्त लिखवा दिए। भारत दुर्दशा लिख लो, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा के लेखक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब अगला विचार प्रधान क्या है, विचार प्रधान में दो आता है, एक निबंध और एक आलोचना। निबंध और दूसरा होता है आलोचना या समालोचना या समीक्षा। आलोचना या समालोचना इसी का नाम है, या इसी को कहते हैं समीक्षा। आलोचना, समालोचना या समीक्षा। और निबंध, अब निबंध अभी के लिए इतना जान लो कि निबंध कहते किसे हैं, जिसमें न कोई पात्र हो, न कुछ घटनाएं हो, न पात्र हो, न घटना हो,
न रंगमंच पर खेला जा सके, सीधे सीधे माने सीधे सीधे काम की बातें हों, नियमों की श्रृंखला डायरेक्ट। निबंध में आप क्या लिखते हो, जो आपको मेन बातें हों, कि इसमें कोई व्यक्ति रहता है, पात्र रहता है, मोहन राम श्याम, कोई पात्र है इसमें, पात्र नहीं रहता। कोई चरित्र भी नहीं रहता, न तो पात्र न तो घटना, कोई घटना रहता है क्या इसमें कि यहाँ ये घटना हुआ था, यहाँ ये कुछ नहीं, न इसमें चरित्र होता है, न पात्र होती है, न घटनाएं होती है, बल्कि नियमों की श्रृंखला होती है। डायरेक्ट जो आपको निबंध में कहना रहता है वो डायरेक्ट कहते हो कि इस गाय की इतनी पैर होती है, गाय की ये होता है, गाय को वो होता है, ऐसे बता देते हो। डायरेक्ट माने क्या होता है, नियमों का श्रृंखला, माने क्या क्या होना चाहिए वही। इसमें और कुछ निबंध जैसे आप किसी को लिखते हो तो क्या निबंध, किसी पर भी निबंध आए तो आप उसमें डायरेक्ट जो मेन बातें हैं वही लिखते हो, कि पूरा उसमें कोई व्यक्ति रहता है, उसमें कोई चरित्र, कोई पात्र, कोई घटना, कुछ नहीं। अरे भैया कहीं घटना आप नहीं देखे हो, यहाँ कोई एक्सीडेंट हो गया, एक प्रकार की घटना है, तो इसमें ना तो पात्र होता है, न चरित्र होता है, न घटनाएं होती हैं, बल्कि डायरेक्ट नियमों की श्रृंखला होती है। नियमों की क्या होती है, श्रृंखला। लिखना हो तो लिख लो, न इसमें चरित्र होता है, न पात्र होता है, न घटना होता है, न कहानी होता है, बल्कि विचारों की क्या होती है, श्रृंखला। न तो लिख लेना, इसमें न तो चरित्र, न लिख लो, न इसमें न चरित्र, न पात्र, न चरित्र, न पात्र, न घटना, न कहानी, बल्कि डायरेक्ट नियमों की क्या होती है, श्रृंखला होती है ना, निबंध। और निबंध में 2 निबंध लिख लो अभी के लिए। सबसे आज तक जयशंकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि निबंध है। चिंतामणि निबंध के आगे आज तक कोई टिका ही नहीं। कहा जाता है कि चिंतामणि के जैसा निबंध आज तक लिखा ही नहीं गया, और निबंध के मामले में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कोई नहीं पाएगा। जब जब निबंध आएगा तो याद कर लो, ये बहुत बार पूछेगा। और ये कहा भी जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते भी हैं कि जहाँ से हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से चालू होता है निबंध के मामले में ना। हाँ, ये समय जब हमारे सर पढ़ाते थे तो ये कहते थे कि जब भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल आए तो उनको तोपों की सलामी देना, टेंटन वाला है ना, ये कहते थे हमारे सर कि जब भी आए तो सीधा का टेंटन वाला साउंड दे देना। और निबंध के मामले में ये कहा करते थे कि जहाँ से हम खड़े होते हैं लाइन, इस दर्जे का इन निबंध लिखा करते थे कि जहाँ से हम खड़े होंगे वहीं से लाइन की शुरुआत होगी। तो कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र। तो इसमें लिखेंगे क्या, इसमें न चरित्र होता है, न तो इसमें चरित्र, न तो पात्र, न तो घटनाएं, न घटना, न तो न चरित्र, न पात्र, न घटना, न कहानी, कोई कहानी भी नहीं होगी, न कहानी, बल्कि सीधे सीधे किसकी, नियमों की क्या होती है, नियमों की श्रृंखला होती है, या विचारों की श्रृंखला। विचारों की ज़्यादा अच्छा है, विचारों की श्रृंखला, डायरेक्ट यही ज़्यादा सटीक बैठेगा। विचारों की श्रृंखला होती है, विचारों की क्या श्रृंखला। अभी के लिए निबंध बहुत सारा लिखा देंगे, अभी के लिए केवल 2 निबंध लिख लो। एक लिख लो चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और दूसरा लिख लो निबंध निलय सत्येंद्र, निबंध निलय नाम लिख लो सत्येंद्र, निबंध निलय और क्या, सत्येंद्र, निबंध निलय सत्येंद्र। अभी तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, निबंध निलय सत्येंद्र, निबंध निलय सत्येंद्र। अब सही है, बोलो। अब हम बोलें, आप बता पाओगे मिटा के, तो हम अन्य वाला तो देख ले रहे हैं अभी, अब जगह भी नहीं है, हम बोल रहे हैं, आप बताओ। मिटा दें इधर वाला, चलो। अब देखो एक और बच गया था इसमें, विचार प्रधान में ना, हम इधर, हाँ पहले आप ये बता दो, शुरू से भी हम लिख देंगे जो है। पहले ये बताओ, गद्य किसे कहते हैं। गद्य साहित्य, गद्य वह साहित्य है जिसमें व्याकरण के नियमों का पालन किया जाता है और जिसमें इसमें लय नहीं होता। लय अगर आ गया तो पद्य हो जाएगा, लय आ गया तो क्या हो जाएगा, पद्य। अगर गद्य को बांटें तो 4, कथात्मक गद्य, दृश्यात्मक गद्य, विचार प्रधान गद्य, अन्य विधा। कथात्मक गद्य के अंतर्गत 2 आता है, कहानी और उपन्यास। कहानी आपने देख लिया, पहली कहानी किशोरी लाल
प्रेमचंद की कहानी, बूढ़ी काकी, ईदगाह न, बूढ़ी काकी, ईदगाह, पूस की रात, पंच परमेश्वर, ये सब किसकी कहानी है? प्रेमचंद की, प्रेमचंद की। और एक दुनिया समानांतर, ये पूरी किताब है न, एक दुनिया समानांतर पूरी किताब है। राजेंद्र यादव इसके क्या हैं? संपादक हैं। इसका एक कहानी आपको पढ़ने को है, यही सच है, यही उपन्यास में आए तो आप देख लिए। पहला उपन्यास कौन था? परीक्षा गुरु, लाला श्री निवास दास। इसके बाद आपने देखा प्रेमचंद का गबन था, गोदान था, महाभोज था मन्नू भंडारी का, महाभोज, और मैला आंचल फणीश्वरनाथ, रेणु आंचलिक भाषा है। ठीक, इसके बाद आप आ गए दृश्य प्रधान गद्य, इसमें नाटक आता है जो हम मंच पर खेलते हैं, नाटक कहलाता है। ठीक, अब नहुस है पहला नाटक, नहुस आनंद रघुनंदन गोपाल चंद गिरधर दास है पूरा नाम, तो आनंद रघुनंदन और गोपाल चंद गिरधर दास। ठीक, इसके बाद स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये सब हैं जयशंकर प्रसाद के नाटक। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र का। और एक नाटक और आपको लिखा दिए, आषाढ़ का मोहन राकेश, सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी पे आपको बताए थे, अमल धवल गिर के शिखरों पर प्रियवर कब तक सोए थे, कालिदास सच सच बतलाना, रोया यक्ष की तुम रोए थे। इसके बाद आप लोग देख रहे थे इधर विचारात्मक को दो भाग में आपने बांटा। एक को आपने कहा निबंध और एक को कहा क्या? आलोचना या समीक्षा या समालोचना। निबंध में आपने देखा कि जिसमें न चरित्र हो, न पात्र हो, न घटनाएं हो, न सीधे सीधे विचारों की क्या हो, श्रृंखला हो, उसे हम निबंध कहते हैं। आलोचना, समीक्षा या समालोचना किसे कहते हैं? जैसे आप किसी भी कोई भी साहित्य लिखे तो साहित्य में क्या क्या अच्छाई है, क्या क्या कमियां रह गई, ये बुराई नहीं करना है, क्या क्या कमियां रह गई, अगर ये कमियां न होती तो ये और अच्छा हो सकता था, उसी को कहते हैं समीक्षा, आलोचना या समालोचना। बुराई मत करना, बुराई नहीं, बल्कि किसी भी कहानी साहित्य को लिखने में राइटर के द्वारा क्या क्या अच्छाई है और राइटर ने उसमें क्या क्या छोड़ दिया, नहीं तो वो बहुत अच्छा पकड़ सकता था, इस चीज़ को कहते हैं क्या? समीक्षा, समालोचना या आलोचना। अगला हेडिंग डाल लो, अन्य विधाएं। अन्य विधाएं, अन्य विधाएं, अन्य विधाएं। अन्य विधाएं में देखो आप लोग पढ़ोगे, पहले दो दो के श्रृंखला पढ़ेंगे हम लोग, आत्मकथा और जीवनी, आत्मकथा और जीवनी, आत्मकथा या जीवनी दोनों। पहले आत्मकथा और जीवनी दोनों एक जैसा है, इसीलिए एक साथ लिख रहे हैं। फिर हम लोग अगला पढ़ेंगे, पहले इसको देख लो। आत्मकथा किसे कहते हैं? जीवनी, जो हम खुद लिखें, और उसे कहते हैं आत्मकथा। और क्या हो सकता है आत्मकथा में? जो जीते जी लिखा जाए, उसे हम कहते हैं आत्मकथा। और इसमें जीवनी में अंतर क्या है? इसको व्यक्ति खुद लिखता है, ऑटोबायोग्राफी, यानी अपने विषय में। जीवनी कोई दूसरा लिखता है, हाँ उसके बारे में। आत्मकथा और जीवनी में अंतर समझ में आया? आत्मकथा स्वयं लिखा जाता है और जीवनी कोई दूसरा लिखता है। आत्मकथा जीते जी लिखा जाता है, जीवनी मरने की बाद भी लिखी जा सकती है। आत्मकथा में कुछ चीज़ों को गोल किया जाता है, जबकि जीवनी में कोई चीज़ गोल नहीं। जैसे जो हम आपके विषय में जितना जानते हैं सब लिख देंगे, आप अच्छे हो, बुरे हो, क्या हो। लेकिन अगर हम अपने विषय में खुद लिख रहे हों तो क्या कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसे हम गोल करेंगे। समाज को हम अगर पूरा अपने विषय में सब कुछ बता देंगे, हमने क्या गोल मटोल किया है अभी तक, ये सब लिखेंगे हम। जो अच्छाई होगी उसी को लिखेंगे, और जो हमको गोल करना है, ऐसी कुछ चीज़ें जो पर्सनल लाइफ की हैं, उसे हम क्या करेंगे? हटा देंगे। तो आत्मकथा में वैसी ही चीज़ें लिखोगे आप जिसको आप लिखना चाहते हो। तो आत्मकथा और जीवनी में अंतर समझ में आया? अभी हम लोग बहुत देखेंगे जीवनी किसकी क्या है, कलम का सिपाही किसने लिखा है और किसकी जीवनी है, ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक, अगला लिखो, संस्मरण और रेखा चित्र। संस्मरण और रेखा चित्र, रेखा चित्र, संस्मरण और रेखा चित्र। देखो, संस्मरण, सम्यक स्मरण। संस्मरण माने अपनी स्मृतियों, कहीं आप गए थे और अपनी स्मृतियों के आधार पे ऐसा कुछ लिखो
कि कोई व्यक्ति बिना वहाँ जाए, या फिर आप अपनी स्मृतियों को, जैसे कुछ चीज़ें बहुत पहले हुआ है और उसको याद कर करके आप कुछ उसी चीज़ को लिखो, तो पूरा तो नहीं लिख पाओगे, कुछ चीज़ें आप भूल गए होंगे, लेकिन अपने स्मृतियों पर जोर लगा के लिखना चालू करो, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं संस्मरण। क्या कहते हैं? संस्मरण। और रेखा चित्र, हाँ, रेखा चित्र भी ऐसा ही है, लेकिन ये जो होता है रेखा चित्र माने थोड़ा सा इससे अलग है संस्मरण से। अपनी स्मृतियों के आधार पे लिखोगे संस्मरण है, और रेखा चित्र हाँ लिटरेरी टाइप का है, माने कुछ देख करके उसमें से खोज खोज करके अच्छे अच्छे भाव लिख दो। ठीक, रेखा चित्र और क्या? संस्मरण। अन्य विधा में और लिखो डायरी और पत्र साहित्य, ये अलग आएगा, डायरी और पत्र साहित्य, डायरी और पत्र साहित्य, पत्र साहित्य। जब इतिहास की कोई ऐसी चीज़ हो जो बहुत ही आवश्यक हो तो उसे कहते हैं पत्र साहित्य। जैसे कोई माने कोई प्रधानमंत्री किसी दूसरे प्रधानमंत्री को कोई पत्र लिखता है और साहित्यिक हिसाब से लिखता है, वो ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है देश के लिए, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं पत्र साहित्य। और डायरी तो आप जानते ही हो। ठीक, डायरी। इसके बाद और लिख लो यात्रा वृत्तांत और रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत और रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत। और यात्रा वृत्तांत में राहुल संकृत्यायन को याद रखना, वृत्तांत और रिपोर्टाज। रिपोर्टाज कैसे लिखा जाएगा? रिपोर्टाज ऐसे, हाँ रिपोर्टाज। ठीक, हाँ रिपोर्टाज। ये यात्रा वृत्तांत मतलब जैसे आप कहीं यात्रा किए और ये उस यात्रा को इतना अच्छे से लिखो कि कोई व्यक्ति वहाँ बिना जाए वहाँ के सब कुछ, जैसे आप मान लो अभी चले जाओ कहीं घूमने प्रयाग संगम में, और संगम के विषय में सब कुछ देखो, पूरा मेला, पूरा अगल बगल सब कुछ देख के आओ और खूब बढ़िया से अपने भाषा में लिख दो। कोई व्यक्ति बिना जाए वहाँ पता कर ले कि यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, क्या फेमस है क्या नहीं, इसी को पढ़ करके ना आपके यात्रा के दौरान जो आपने डायरी लिखा था उस चीज़ को पढ़ करके अगर व्यक्ति सब कुछ समझ जाए तो समझ जाना वही कहलाता है क्या? यात्रा वृत्तांत। ठीक, अब हेडिंग डाल लो कहानी, और कहानी करेंगे हम लोग कल। ठीक, बस।